Hello friends, welcome you back once again in Study Battle. So as in the previous video we have discussed about the safety as well as the investigation which we do before the construction of a particular engineering construction. Okay. सो उसमें हमने डैम्स के बारे में बात करी थी। डैम्स के कंस्ट्रक्शन से पहले किन किन चीज़ों को हम देखते हैं। ओके, सो उसी सीरीज में आज हम रिजर्वायर्स के बारे में बात करेंगे कि रिजर्वायर्स क्या हैं एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, या उनको कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ों को प्रिकॉशनरी मेजर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू टेकन केयर ऑफ। सो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो द जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड सिल्टिंग। सो ये रिजर्वायर से ही जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसमें। तो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एंड सिल्टिंग, सिल्टिंग का मतलब होता है, सिल्टिंग को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो उसको हम गाद हिंदी में कहते हैं। अगर आपने देखा होगा ये जब भी आप देखिए जो फाइनल मटेरियल्स हैं, जैसे आप किसी भी पॉट में अगर आप किसी बर्तन में, किसी ग्लास में या किसी बकेट में अगर आप मडी वाटर मीन्स जो हल्का सा गंदा वाटर हो, जो अनट्रीटेड वाटर हो, उसको अगर आप किसी बकेट में या कहीं पे रखो तो देखिए आप थोड़ी देर के बाद आप 2-4-5 मिनट के बाद उसमें देखेंगे कि जो वाटर है वो साफ हो गया है। साफ होने का मतलब ये हुआ कि जो उसमें इम्प्योरिटीज थी या जो मडी मटीरियल था वो उसके बॉटम पे सिल्टिंग, उसके बॉटम पे आपको मिलेगा, वो बैठ जाएगा। ओके, सो ऊपर का पानी आपको साफ दिखेगा। सो ये जो नीचे मटेरियल बैठ जाता है ना, इसी को हम सिल्ट कहते हैं, हिंदी में इसी को हम गाद कहते हैं। ओके, सो सिल्टिंग, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज द सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर, ये है टॉपिक का नाम। इससे जो रिलेटेड आपके एमसीक्यूज बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द शेप ऑफ अ वैली यूजुअली प्रेफर्ड फॉर अ रिजर्वायर। मींस रिजर्वायर के लिए जो वैली का शेप है वो कौन सा शेप हम प्रेफर करते हैं, यू शेप, वी शेप, flatlands or the plains or the U and V both shaped. Okay, so इसमें आप पहले डायग्राम को देखिए इसमें आप देखिए रिजर्वायर के दोनों डायग्राम आपको दिए गए हैं। अगर आप लेफ्ट साइड के डायग्राम को देखो तो वो लगभग उसमें जो रिजर्वायर है वो मोर और लेस वी शेप में है, प्लस अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो उसमें जो रिजर्वायर है लिटिल बिट यू शेप का है। ओके, सो वी एंड यू दोनों तरह शेप के हो सकते हैं रिजर्वायर, ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि वी शेप का ही होगा या यू शेप का ही होगा, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स। उसमें जो लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मींस उसमें जो ग्राउंड वाटर कंडीशंस हैं या परमिएबल रॉक्स हैं, इम्परमिएबल रॉक्स हैं, उसके जो सिल्टिंग का मटेरियल है या जो लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन दोज पैरामीटर्स इट कैन बी यू शेप और वी शेप, बोथ द टाइप्स। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें जो आपको दिया गया है ना कि यूजुअली प्रेफर्ड फॉर अ रिजर्वायर, तो वो आपका यू और वी दोनों तरह का हो सकता है। यही आपका देखिए जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी दिया हुआ है, द वैली कुड बी ए यू शेप। यू शेप आपको पता होगा, फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, जो वी शेप वैली है दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इन द केस ऑफ फ्लूवियल सिस्टम। फ्लूवियल मींस रिवर के सिस्टम में वी शेप वैली बनती है, प्लस ग्लेशियल वैली जो है वो आपकी यू शेप वैली जो है वो ग्लेशियर, द जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर उसमें फॉर्म होती है। ओके, और अ ब्रॉडर सिंक्लाइनल वैली, सो flatlands and the plains they cannot make convenient places for the reservoir. So reservoir के लिए, रिजर्वायर का मतलब होगा कि आपको वहां पे कुछ वाटर स्टोर करना है। सो वाटर को स्टोर करने के लिए अगर वो फ्लैट लैंड होगी या प्लेन लैंड होगी तो वहां पे वाटर स्टोर नहीं होगा। सो जैसे ही उसमें वैली टाइप का मींस थोड़ा सा उसमें ट्रफ टाइप का जैसे होगा, वहां पे आपका वाटर स्टोर होगा। सो यू शेप और वी शेप वैली जो है वो सबसे बेस्ट प्लेस है। ओके, that is shape preferred. Okay, so U and V shape, option D will be the correct option here. Second कह रहा है, during which condition permeability of rocks have to be given more importance in a reservoir. रिजर्वायर को आप इंक्लूड करिए इसमें कि जो परमिबिलिटी है रॉक्स की उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है किस कंडीशन में, वो कंडीशन कौन सी होगी। ऑप्शंस देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं,
when general water is much above the top reservoir level, when general water table is much below the minimum water level, when the general water table and top water level of the proposed reservoir are almost same, when the general water table is slightly above the top reservoir level. So इसमें चार आपके combinations दे रखे हैं. So 4 combinations, out of those 4 combinations you have to pick the one during which condition. Okay, the permeability of rock have to be given more importance. Okay, so इसमें अगर आप देखिए, इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो डायग्राम था, इसी डायग्राम में आप देखिए जो 10.6 डायग्राम है, जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम, उसमें देखिए जो वाटर टेबल बीइंग नियर टू द ग्राउंड सरफेस, इसमें वाटर देखिए वो ग्राउंड सरफेस के पास में है. ओके, सीरियसली दैट विल प्रोड्यूस सीरियस लीकेज. इसमें सीरियस लीकेज नहीं होगा जो आपका 10.6 डायग्राम है लेफ्ट हैंड साइड पे. बट जो राइट हैंड साइड पे डायग्राम है, दैट शोइंग लीकेज ड्यू टू द डीप वाटर टेबल. सो वाटर टेबल जैसे आपका डीप हो जाएगा, सो वहां पे आपका जो सीरियसनेस, जो फेलियर है, वो बढ़ सकता है. ओके, so the amount of leakage है of water from the reservoir, that is controlled by the depth of the water table. so वही यहाँ पे दिया हुआ है. देखिए आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि परमेबिलिटी ऑफ द रॉक्स. सो परमेबिलिटी ऑफ द रॉक्स का मतलब है वाटर टेबल से ही वो कनेक्टेड है. जो भाई इसमें पोरोसिस जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा वहां पे वाटर टेबल आपका सिंक कर जाएगा. सो वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल वो डिसाइड करेगा. अगर जो वाटर टेबल इज सो नियर टू द ग्राउंड, द सरफेस, that the water level is in the reservoir doesn't rise above it. ओके, अगर वाटर टेबल इतना ऊपर है कि जो वाटर लेवल है वो रिजर्वायर में इतना राइज नहीं करेगा अबव इट, सो नो सीरियस लॉस बाय लीकिंग विल अकर. बट अगर वाटर टेबल दैट लाइज एट अ डेप्थ बिलो द ग्राउंड सरफेस, द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर दैट विल स्टैंड अबव इट. ओके, सो वाटर लेवल जो है वो जो वाटर टेबल है इसके ऊपर होगा. ओके, सो एज अ रिजल्ट लीकेज विल अकर एंड इट्स अमाउंट विल डिपेंड अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ द रॉक्स. सो रॉक्स की जो परमेबिलिटी है उस पे डिपेंड करेगा कि वाटर जो उसमें डैमेज है वो कितना ज्यादा होगा. या अमाउंट ऑफ जो डिपेंड है, लीकेज का जो अमाउंट है वो रॉक्स की परमेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा. ओके, सो आप देखिए इसमें से कौन सा आपको सही मिल जाएगा. ऑप्शन देखिए अब इसमें जो ऑप्शन बी है, इसमें व्हेन जनरल वाटर टेबल इज मच बिलो द मिनिमम वाटर लेवल. ओके, जब जो जनरल वाटर टेबल है वो जब वाटर टेबल के जनरल वाटर लेवल जो है वो ज्यादा नीचे होगा तब वो कंडीशन अकर होगी. ओके, और सेम देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, when the general water table is much below the minimum water level in a reservoir, the permeability of the rock along with the base and the flank that is taken into consideration. Okay, so option B यहाँ पे आपका करेक्ट होगा. थर्ड कह रहा है which is the ideal condition for a reservoir. When the general water, देखिए आपको ऑप्शन यहाँ सेम दिए हुए हैं, जो लास्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे आपके वही ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें. when the general water is much above the top reservoir level, water table is much below the minimum water level, when the general water table and the top water table they are both proposed the reservoir at almost same level पे हैं, या when the general water table is slightly above the top reservoir level. ओके, सो इसमें देखिए जो ऑप्शन में भी दिया हुआ है आपका, सो ऑप्शन जो सी है इसमें, when the general water table and the top water level they are at the same level, means जो रिजर्वायर का लेवल है एंड जो वाटर टेबल का लेवल है वो जब सेम होगा, दैट विल बी द आइडियल कंडीशन फॉर अ रिजर्वायर. अभी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि जो वाटर टेबल है प्लस रिजर्वायर का लेवल है वो जितना, दोनों का लेवल जितना सेम होगा, एट द सेम लेवल पे अगर वो होंगे, सो दैट विल बी द आइडियल सिचुएशन फॉर रिजर्वायर.
Okay, so the general water table of the area and the top water level of the proposed reservoir, they are almost the same. So this will be the ideal situation, ensuring a no loss or no gain condition, but generally not available on a large scale. ओके, सो ये जो सिचुएशन है कि जो रिजर्वायर का लेवल है प्लस वाटर लेवल का जो वाटर टेबल का लेवल है वो दोनों सेम हो, ये सिचुएशन जनरली अकर नहीं करती, बिकॉज दिस इज द आइडियल सिचुएशन. ओके, सो आइडियल सिचुएशन जनरली अकर नहीं करती है, बिकॉज उसमें आपके जो जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सो वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं. ओके, सो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इज हैवी लोड ऑफ द सेडिमेंट्स टू रिजर्वायर वुड रिड्यूस. जो सेडिमेंट्स का हैवी लोड है दैट विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ द वाटर इन द एरिया, इफेक्टिव स्टोरेज, total life of the reservoir or the total life and effective storage of the reservoir both. Okay, so heavy load में आपको क्या याद रखना है कि heavy load में जितना ज्यादा उसमें लोड ज्यादा है, हैवी लोड का मतलब है अगर वो जो सेडिमेंट्स हैं उनका जो एक्युमुलेशन है वो ज्यादा है, सो उनका लोड जो है वो इंक्रीज करेगा. सो द रन ऑफ एंड द स्लोप फॉर्स वुड कंट्रीब्यूट हैवी लोड. ओके, जो मटेरियल का रन ऑफ है वो अगर किसी रिवर के थ्रू मटेरियल रन ऑफ के द्वारा आ रहा है या स्लोप से फॉल आउट होके आ रहा है, ओके, सो दैट कुड कंट्रीब्यूट हैवी लोड ऑफ सेडिमेंट्स टू द रिजर्वायर आफ्टर एवरी रेन. ओके, रेन जब होगी, व्हेन द रेन विल अकर, ऑब्वियसली दैट विल पुट द ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल विद इट. ओके, वो आपका सरफेस रन ऑफ की वजह से हो सकता है या जो स्लोप से मटेरियल फ्लो कर रहा है वो मटेरियल हो सकता है. सो दिस वुड ऑब्वियसली डिक्रीज द इफेक्टिव स्टोरेज कैपेसिटी. जो इफेक्टिव स्टोरेज कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर रिजर्वायर की, दैट विल डिक्रीज ऑफ द रिजर्वायर ऑन द हैंड एंड इट्स टोटल इफेक्टिव जो इसकी टोटल लाइफ है ऑन द अदर हैंड. ओके, सो क्योंकि उसमें जो स्पेस है वो तो लिमिटेड स्पेस है, बट अगर रेनफॉल जब रेन होगी तो जो सरफेस रन ऑफ है वो ज्यादा होगा, जो स्लोप से मटेरियल वेस्ट मटेरियल जो स्लोप से मटेरियल डिक्लाइन करता हुआ या स्लोप के अगेंस्ट द ग्रेविटी वो मटेरियल आएगा. सो वो दोनों मटेरियल इंक्रीज कर देंगे, जो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी है उसको अफेक्ट करेंगे, प्लस इट्स लाइफ ऑल्सो. ओके, सो जो ऑप्शन डी है यहाँ पे, टोटल लाइफ एज वेल एज द इफेक्टिव storage of the reservoir, both will be affected. Okay, question number 5 is which among the following need not to be given prime importance during geological investigation for a reservoir. Okay, so obviously ये चूंकि क्वेश्चंस जो हैं वो रिजर्वायर से कनेक्टेड हैं, सो आपको वो याद रखना है कि रिजर्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. द ग्राउंड वाटर कंडीशन, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन, wind condition, trend and the rate of the weathering. So यहाँ पे आप इजिली आंसर कर सकते हो कि जो wind condition है that has nothing to do with the factors for the investigation of a reservoir. Okay, since reservoir they are essentially water storage basins, the area should possess such geological characteristic that favor holding of the water in the basin. Okay, क्रिएटेड. सो सच कैरेक्टर्स, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? जो वहां की टोपोग्राफिक सुटेबिलिटी है, ग्राउंड वाटर कंडीशंस हैं, परमेबिलिटी एंड द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द एरिया, एंड आल्सो टेंट एंड रेट ऑफ वेदरिंग. ओके, जो रेट ऑफ वेदरिंग अगर हाई होगी, सो आपको वेदरिंग की वजह से मटेरियल जो है वो जब भी रेन अकर करेगी, सो मटेरियल आपका ज्यादा उसमें आ जाएगा, तो सिल्टिंग की प्रोसेस को वो इंक्रीज कर देगा. सो वेदरिंग दैट विल आल्सो अफेक्ट. ओके, बट विंड कंडीशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. ओके, सो जो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रिमूवल ऑफ सिल्ट इज यूजुअली. जो सिल्ट है उसका रिमूवल इज यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग एज वेल एज द टाइम, एनर्जी एंड मनी कंज्यूमिंग
बोथ। सो सिल्ट को मैंने पहले भी बताया कि जो गाद है ना, ओके, सो रिजर्वायर जब किसी भी रिवर पे बिल्ड किया जाएगा और द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर दैट विल कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, ओके, दैट मे सिल्ट अप वेरी सून एंड its water storage capacity may be reduced considerably. Okay, so the amount of silt produced and supplied to the rivers that will depend upon the लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने पिछले भी बात करी, पहले भी बात करी, जो लिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, टोपोग्राफिकल कैरेक्टर्स हैं ऑफ द कैचमेंट एरिया, मींस जिस कैचमेंट एरिया से वाटर उसमें आ रहा है और जो लिथोलॉजिकल कंडीशंस है, दोनों बोथ विल अफेक्ट द रिजर्वायर्स लाइफ। ओके, ओके, द ग्रेटर अमाउंट ऑफ सिल्ट, जो सिल्ट का ग्रेटर अमाउंट है ओवर द सॉफ्ट रॉक एंड हाईली ग्रेडियंट एरियाज कैरी ग्रेटर अमाउंट ऑफ सिल्ट। ओके, सो अब अगर सिल्ट का मटेरियल, जो सिल्ट की क्वांटिटी है वो ज्यादा है अगर, सो रिमूवल ऑफ सिल्ट दैट इज टाइम, एनर्जी एंड विल द मनी कंज्यूमिंग। ओके, सो रिमूवल, आप यही देखिए इसमें दिया भी हुआ है, रिमूवल ऑफ सिल्ट और द मेथड्स ऑफ द सेडिमेंटेशन कंट्रोल मे बी सो time taking as well as energy consuming and money consuming that the economy of the project that is sometimes threatened। क्योंकि तीन चीजें होगी ना कि टाइम, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एनर्जी एंड इट विल टेक मनी ऑल्सो, मनी कंज्यूमिंग। ओके, सो दीज फैक्टर्स दे प्रूव द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, सो आपका जो रिमूवल ऑफ सिल्ट इज यूजुअली ऑप्शन डी, टाइम टेकिंग, एनर्जी टेकिंग एज वेल एज द मनी कंज्यूमिंग। सेवेंथ है द मेजर प्रॉब्लम इन अ रिजर्वायर ओवर टाइम व्हिच मे अफेक्ट द स्टोरेज कैपेसिटी इज, जो मेजर प्रॉब्लम है रिजर्वायर में ओवर द टाइम व्हिच मे अफेक्ट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर, सो लीकेज, सिल्टिंग, रिडक्शन इन रेनफॉल और द वेदरिंग ऑफ स्लाइड, जो साइट्स की स्लोप्स हैं उनकी वेदरिंग। सो हमने पहले भी बात करी कि सिल्टिंग इज दैट प्रोसेस। सो सेडिमेंटेशन ऑफ अ रिजर्वायर विद द पैसेज ऑफ टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू सॉल्व इन अ रिजर्वायर डिजाइन। ओके, क्योंकि जैसे जैसे उसमें सेडिमेंटेशन बढ़ता जाएगा वो वाटर लेवल कम होता जाएगा, वाटर लेवल आपका और ऊपर चलता जाएगा। ओके, सो सिल्टिंग की प्रोसेस से वाटर लेवल ऊपर चला जाएगा, फिर वो रिजर्वायर में जो मटेरियल, जो रिजर्वायर में वाटर है उस पे प्रेशर पड़ेगा, सो वो प्रेशर एक्चुअली अल्टीमेटली वो डैम पे प्रेशर पड़ेगा। ओके, एंड डैम पे अगर प्रेशर पड़ेगा, जब बोथ साइड से प्रेशर पड़ेगा, सो दैट कैन हार्म द कंस्ट्रक्शन। ओके, सो sedimentation of a reservoir with the passage of time, that is the most important problem that has to be solved in reservoir designing। okay, अगर जो sedimentation है वो अगर uncontrolled होगा, that will lead the indirect failure of the project। ओके, पहले बताएं कि जो जैसे जैसे उसमें सेडिमेंटेशन का जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, सो रिजर्वायर को अफेक्ट करेगी एंड अल्टीमेटली वो डैम, जो डैम का प्रोजेक्ट है उसको अफेक्ट करेगी by the gradually reducing the storage capacity of a reservoir। okay, so major problem जो है वो storage की, जो silting की है। okay, so इसीलिए जो सिल्टिंग की प्रोसेस को या सिल्टिंग की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए देयर आर सेवरल प्रोविजंस, दे शुड बी फॉलोड, दे शुड बी मेड फॉर द वॉशिंग आउट ऑफ द सिल्ट थ्रू द पैसेज इन द डैम। इसीलिए आपने डैम में देखा होगा तरह तरह के इनलेट्स होते हैं, आउटलेट्स होते हैं कि उसमें से जो मटेरियल है, जो एक्सेस मटेरियल है वो निकलता रहे। ओके, वो सिल्ट के फॉर्म में हो सकता है, मडी मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है या वाटर के फॉर्म में हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, पिक अ मेथड टू कंट्रोल सिल्टिंग बाय ग्राउटिंग, बाय रिड्यूसिंग द वाटर लेवल, construction of the check dams, by constructing lining on the rock foundation। so जो डैम, चेक डैम्स जो हैं, चेक डैम्स आपके इसीलिए तो बनाए जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट significant purpose behind the construction of a check dam, that is to control the silting in a reservoir।
Okay, so important methods of treatment, they include the proper डिजाइन ऑफ द रिजर्वायर, जो रिजर्वायर का डिजाइन है दैट, प्लस इंस्टॉलेशन ऑफ चेक डैम्स की जो वाटर अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसमें चेक डैम्स के थ्रू वाटर को आउटलेट कर दिया जाएगा, आउट जो उसमें इनलेट्स लगे होते हैं, सो उसमें वाटर बाहर निकल जाएगा एट द इनलेट पॉइंट, एंड द वाटर सेट improvement by forestation on the extensive and the intensive scale. Okay, so water set improvement से by the process of forestation and onto the extensive and intensive scale, both on the both the scales. Okay, so जो by construction of the check dams वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, यहाँ पे आपको केवल ऑप्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम दिया हुआ है. अगर इंस्टॉलेशन ऑफ चेक डैम्स की वजह से उसके अलावा अगर आपको वाटर सेट इंप्रूवमेंट दिया गया है ऑप्शन में, सो वो भी आप टिक कर सकते हो. ओके ओके. क्वेश्चन नंबर 9 इज डीलिंग विद द डीसिल्टिंग मेथड्स, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है, डीसिल्टिंग मेथड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, सो यू हैव टू टेल वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स. सो जो डीसिल्टिंग है, डीसिल्टिंग का मतलब है removal of silting. So removal of silting after the fixed intervals by the degrazing and the similar methods, they are also practiced in many cases. All these are however very costly methods, and any one or more of them, they are adopted in combination after careful analysis of the cost benefit ratio. Cost benefit ratio का मतलब हुआ कि अगर आप कोई पर्टिकुलर, केवल इंजीनियरिंग की बात नहीं है, आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें दोनों चीजें देखी जाती है कि आपको जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उससे आपको कॉस्ट क्या हो रही है, कॉस्ट क्या लग रही है, प्लस आपको उसको बेनिफिट क्या लग रहा है, बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है. अगर आप कॉस्ट ज्यादा उसमें इंक्लूड कर रहे हो, कॉस्ट ज्यादा हो रही है प्लस बेनिफिट कम है, सो वो आपके लिए हार्मफुल होगा. ओके, सो इसी को कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कहते हैं. ओके, सो डीसिल्टिंग मेथड्स वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, ये बिल्कुल ट्रू है. ओके, बट डीसिल्टिंग के मेथड्स को इंक्लूड करते समय या कौन सा मटेरियल हमको यूज करना है, वो मटेरियल यूज करने से पहले जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है दैट हैज टू बी टेकन. ओके, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर नहीं इंक्लूड किया जाएगा या उसको अगर नहीं देखा जाएगा, सो वो फिर जितना आप उसमें प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए पैसा लगा रहे हो उसकी यूजफुलनेस के लिए, उससे ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. ओके, सो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो दैट हैज टू बी टेकन केयर. क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्लैटलैंड्स एंड प्लेन्स कैन मेक कन्वीनियंट प्लेसेस फॉर द रिजर्वायर्स. ये तो हमने पहले क्वेश्चन में ही बात कर ली थी, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ही बात करी थी कि फ्लैटलैंड्स एंड द प्लेन्स कैन मेक कन्वीनियंट प्लेसेस for the reservoirs. So you obviously आप इसको directly without any hesitation you can pick the statement option B. false है ये, क्योंकि जब तक उसमें कोई वैली टाइप, वो यू शेप वी शेप किसी भी तरह की वैली हो, मींस किसी भी तरह का अगर उसमें ट्रफ नहीं होगा, तो उसमें जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर के लिए किसी न किसी तरह का ट्रफ तो होना जरूरी है ना. अदरवाइज फ्लैट लैंड पे हम कैसे वाटर को फ्लो, फ्लैट लैंड पे अगर वो वाटर होगा, सो बिकॉज ऑफ अगेंस्ट द ग्रेविटी वो फ्लो करता चला जाएगा. अगर वो ट्रफ होगा तभी उसमें कहीं ना कहीं वाटर स्टोर होगा. स्टोरेज के लिए किसी न किसी ट्रफ की जरूरत पड़ेगी उसको. ओके, सो द वैली कुड बी ए यू शेप ग्लेशियल वैली और वी शेप ग्लेशियल वैली और अ ब्रॉड सिंक्लाइनल वैली. फ्लैटलैंड्स एंड प्लेन दे कैन नॉट मेक कन्वीनियंट प्लेसेस फॉर द रिजर्वायर्स. ओके, जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका दैट इज फॉल्स. ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हुए आपके इंजीनियरिंग जियोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसमें रिजर्वायर से रिलेटेड, कि रिजर्वायर क्या है, उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद द रिजर्वायर्स, या कौन कौन सी प्रिकॉशंस दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम अदर क्वेश्चंस. थैंक यू.